Jai Hind दोस्तों, welcome back to our YouTube channel E Takshila Classes. As we know, our CDS examination is going to be held on 14th of November. And if I talk about the quant examination, there are some topics which are relevant and most scoring topic exam point of view. And most of the time student ignore these topics. So our target is to hit those topic before examination. So today we are going to start with the statistics and there is graphical representation of data. So here we go. अभी तक हमने क्या करा है कि भाई हमने जितना भी कुछ पढ़ा है मीन मीडियन मोड ये सब चीज़ें पढ़ी है, तो ये हमें डाटा क्या दिया होता था, एक टेबुलर फॉर्म में दिया होता था, ठीक है। बट हम लोग आज क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट डाटा, कि भाई उस जो टेबुलर फॉर्म में हमें डाटा दिया होता है उसको ग्राफ की फॉर्म में हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं या कैसे शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है पिक्टोग्राफ, ठीक है। पिक्टोग्राफ एक बेसिक, सबसे पहले जो बेसिक ग्राफ बनाया गया था वो बनाया गया था पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि मुझे एक ऑब्जेक्ट की पिक्चर दे दी जाएगी और मुझे बता दिया जाएगा कि जो ये एक ऑब्जेक्ट की पिक्चर है वो उसकी यूनिट क्या है, मतलब कि वो कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। जैसे यहाँ पे वन फेस इज इक्वल टू वन एब्सेंटी दे रखा है ना, तो यहाँ पे वो कितने भी एब्सेंटी को एक पिक्चर से डिनोट कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ से अब मुझे कैसे पता चलेगा, ये एग्जाम्पल दे किस चीज का रखा उसने, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ एब्सेंटी इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक। तो मंडे को उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पिक्चर्स दे रखी हैं। इट मीन्स कितने लोग एब्सेंट थे, 5 लोग एब्सेंट थे, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक और मान लो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट इसके ऊपर भी एक प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, अगला आता है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या होता है कि बार ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कोई भी अनग्रुप्ड डाटा को या फिर डिस्क्रिएट डाटा को। डिस्क्रिएट और अनग्रुप्ड डाटा आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो एक बार उसके बारे में डेफिनेशन चेक कर लेना कि भाई डिस्क्रिएट और अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। तो अनग्रुप्ड या फिर डिस्क्रिएट डाटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बार हमारा क्या होता है, एक रिक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग ये बार बनाते हैं, ठीक है। ये जो विड्थ होती है, जितनी भी बार होंगी उन सबकी ये विड्थ इक्वल होगी, और जो दो बार के बीच में गैप होएगा ना, जो दो बार के बीच में गैप होएगा, ये गैप भी हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। और जो मेरी इस बार की हाइट होगी ना, ये हाइट रिप्रेजेंट करेगी फ्रीक्वेंसी को। किसमें, डिस्क्रिएट और अनग्रुप्ड डाटा में ये जो मेरी हाइट है ये किसको डिनोट करेगी, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि भाई नंबर ऑब्जेक्ट कितनी बार हमारा अपीयर हुआ है, या फिर ये कह सकता हूं कि जो भी नंबर दे रखा है, जैसे यहां पे इस बार की जो ये हाइट है ना, ये हाइट किसको डिनोट कर रही है, ये 36 को। 36 क्या है, इस पर्टिकुलर डाटा की फ्रीक्वेंसी। समझ आ गई बात। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन चेक करूं तो हमने पढ़ ही लिया कि बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम एंड द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द गिवन नंबर। लेंथ ऑफ ईच बार मतलब कि इसकी बात कर रहा है वो, लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द गिवन नंबर। सच मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा इज कॉल्ड ए बार डायग्राम और बार ग्राफ। अच्छा, एक चीज इसमें ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि भाई जो ये बार होती है ना, इसका अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, है ना, कुछ ना कुछ एरिया होगा ना। तो जो ये एरिया है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन में हमें फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ था, ठीक है। डिस्क्रिएट और अनग्रुप्ड डाटा में मैं ये कह सकता हूं ना, अब जितने भी ये रेक्टेंगल बन रहे हैं उन सबकी विड्थ तो इक्वल है ना। जो एरिया डिफर करेगा वो लेंथ की वजह से डिफर करेगा, और यहां पे लेंथ हमारी क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है वही हमारी लेंथ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट याद रखने वाले हैं बार ग्राफ में, वो क्या है, बार हाइट गिव्स क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी। दूसरा पॉइंट क्या, बार्स ऑफ इक्वल विड्थ विद इक्वल गैप्स इन बिटवीन। तीसरा पॉइंट ये याद कर लेना कि भाई डिस्क्रिएट और अनग्रुप्ड डाटा में जो बार होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, और इसका जो एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है,
ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डाटा को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैथ्स की फ्रीक्वेंसी हमें मुझे दे रखी है, उसने क्या बोला है, ये मैथ्स है ना। जो ये वाला बार है वो तो मेरे को बता रहा है 2005 से 2006 के टाइम पीरियड की बात कर रहा है। जो ये वाला बार ग्राफ है वो 2006 और 2007 की बात कर रहा है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग टाइम पीरियड पे मैं उसका कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है। ए बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली, इट इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ डाटा, ठीक है। अब तीसरा आता है हिस्टोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, आप एक बार चेक कर लेना। अब मैंने अभी तक क्या बोला कि भाई अनग्रुप्ड या फिर डिस्क्रिएट डाटा दिया होता है तब हम लोग क्या करते हैं, वार ग्राफ का यूज करते हैं। बट अगर मुझे कॉन्टिन्यू क्लास इंटरवल दियो, कॉन्टिन्यू क्लास इंटरवल दियो, जैसे कि ये देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरे को क्लास इंटरवल दे रखी है 30.5, 35.5, 35.5, 40.5 और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि भाई जो ये डायग्राम बनता है ये बनता कैसे है ये भी बार ग्राफ का ही एक अपग्रेडेड वर्जन लगा लो। बस ये यूज होता है कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल के लिए, डिसकॉन्टिन्यूस के लिए नहीं होगा। डिसकॉन्टिन्यू के लिए मतलब कि मुझे कॉन्टिन्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो आगे एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूंगा। तो द हाइट ऑफ बार शोज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, ये भी ध्यान रखना कि भाई उसने ये जो बोला है ना, द हाइट ऑफ बार शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। ये आगे आपको समझ आएगा। ऑल्सो देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स एंड एज देयर इज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन दिस मैनर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, ठीक है। तो अभी यहां पे उसने मेरे को क्या डाटा क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एज ऑफ 25 टीचर ऑफ ए स्कूल, ठीक है। अब जो बार ग्राफ में जो जो भी चीजें होती हैं उसको रिप्रेजेंट कर रखा है, उसने बोला हुआ है बार ऑफ इक्वल विड्थ विद नो गैप्स इन बिटवीन, हाइट ऑफ बार गिव्स द नंबर ऑफ डाटा आइटम्स इन ए पर्टिकुलर ग्रुप एंड इज द फ्रीक्वेंसी। दूसरा ये पूछ सकता है कि भाई ये जैग लाइन किस लिए होती है। अब इस पर्टिकुलर डाटा में जो हमारा एक्स एक्सिस पे नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग 20 से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेके 20 तक का बीच में ब्रेक डाला हुआ है, मतलब उसको रिप्रेजेंट नहीं करा। तो इस जिगजैग लाइन का मतलब वही है कि हमारा जो डाटा स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्टिंग से नहीं हो रहा, हम लोग बीच में से कोई नंबर ले रहे हैं उससे रिप्रेजेंट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि भाई उसने बनाया कैसे। यहाँ पे ये हमारे पास डाटा है, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है ना ये वाला। तो अब यहाँ पे एक चीज चेक करना, जो मेरा पहला इंटरवल है वो 35.5 पे खत्म हो रहा है, दूसरा 35.5 पे स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि पहला इंटरवल और दूसरे इंटरवल के बीच में कोई गैप नहीं है, इस वजह से इन दोनों बार्स के बीच में भी कोई गैप नहीं है, ठीक है। 30.5, 35.5 इनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दी, इनकी हाइट बना दी, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, इनकी हाइट बना दी। तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। अब ये चीज देखो, अभी मैंने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल के लिए। हमने जो हिस्टोग्राम बनाया वो किसके लिए बनाया, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल के लिए। कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं जो मेरी ये बार्स होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में मेरे को फ्रीक्वेंसी 9 दे रखी है, तो यहाँ पे जो मेरा ये हाइट है ये भी 9 दे रखा है, ये 15 है तो ये वाली भी क्या है 15 दे रखी है। बट डिसकॉन्टिन्यू में ऐसा नहीं है। डिसकॉन्टिन्यू में देखो जैसे यहाँ पे 0 से 20 पहला इंटरवल 20 का है ना, उसके बाद के ये सारे इंटरवल मेरे कौन से हैं 10 के, और लास्ट वाला इंटरवल कितने का 30 का। तो ये डिसकॉन्टिन्यू क्लास इंटरवल हो गया ना। अगर मैं देखो 0 से लेके 20 तक का नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है ना, अगर मैं इसको ऐसे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि भाई 6 और 8 के बीच में 7 आ गया, तो 0 से लेके 20 तक का ये 7 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई 0 से लेके 10 तक भी 7 है, और 0 से लेके 10 से लेके 20 तक भी 7 है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो 0 से लेके 20 तक मेरे 14 स्टूडेंट हो गए, जबकि डाटा में तो उसने मेरे को 7 ही दिया हुआ है।
जबकि उसने डाटा में मेरे को क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है ना। ऐसे सिमिलरली 70 अबव उसने मेरे को 8 दे रखा है, बट डाटा के अकॉर्डिंग तो 70 अबव मेरे पास कितने बन रहे हैं, 24 बन रहे हैं, 24 बन रहे हैं ना, क्योंकि जो ये बार है वो तो 10 के इंटरवल को डिनोट कर रही है ना। अब मुझे क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटा इंटरवल 10 है ना, मेरे को जितनी भी बार्स है ना वो 10 वाले इंटरवल में कन्वर्ट कर लेनी है, ठीक है। और वो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, यहां देखो, यहां मेरा इंटरवल 20 है ना, और मुझे कन्वर्ट किस में करना है, 10 में। तो मैं ये कह सकता हूं जो मेरा 20 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। इंटरवल 20 था ना, 20 रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 7/20 को, तो 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7/20 इंटू 10, जो कि मेरा कट के क्या बन जाएगा, 3.5। सिमिलरली जो मेरा ये 70 टू 100 वाला है ना, उसको भी मैं ऐसे ही कन्वर्ट कर लूंगा। तो अब यहाँ पे चेक करो, अब यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी मेरी 3.5 की बन रही है ना, ठीक है। अब चेक करो 0 से लेके 20 तक की कितनी फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रही है, 7 को ही डिनोट कर रहा है ना। और सिमिलरली यहाँ पे 70 अब ये मेरी फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है, 8/3 बन रही है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यू में मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो मेरा फ्रीक्वेंसी होती है ना, सॉरी बार का जो एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। जो मेरी 10 के इंटरवल की सबसे छोटा इंटरवल यहाँ पे मैंने 10 लिया था ना, है ना, गिवन इंटरवल में जो मेरा नंबर बन रहा है ना, गिवन इंटरवल में, जैसे यहाँ पे 10 के लिए अब क्या फ्रीक्वेंसी बन रही है, 3.5 बन रहा है ना। इट मीन्स मेरा जो एरिया है वो अब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर जो हाइट है बार की वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हम लोग ये कह सकते हैं पीछे वाले चीज को पढ़ के कि सिंस वी हैव कैलकुलेटेड दीज लेंथ फॉर एन इंटरवल ऑफ 10 मार्क्स इन ईच केस, वी मे कॉल दीज लेंथ एज प्रोपोर्शनल ऑफ स्टूडेंट पर 10 मार्क्स। कि भाई वो पर 10 मार्क्स के इंटरवल में जितने स्टूडेंट आते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं इस बार की लेंथ को बोल सकता हूं, ठीक है। फिर आगे आता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है कि जो हमने हिस्टोग्राम बनाया होता है ना, उसमें जितनी भी बार्स होती हैं उसके मिड पॉइंट को मैं जोड़ देता हूं। यहां पे ये मिड पॉइंट है, मैं इसी जो हमने सबसे पहले करा था ना ये वाला हिस्टोग्राम में, इसी बार ग्राफ में मैं क्या कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहा हूं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है कि भाई जितनी भी जो भी हमने बार बनाई होती है ना उनके मिड पॉइंट को मैं ऐसे जोड़ देता हूं, ठीक है। बट पॉलीगन क्या होता है, एक डायग्राम होता है ना जो क्लोज्ड फिगर होता है। अगर मैं यहां पे बात करूं ये बी से सी, सी से डी, ई, एफ, जी, ठीक है। तो ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। तो यहां पे मेरी ये एक्सिस है। अभी तक ये क्या हो रखा है कि भाई जो मेरा फिगर है वो क्लोज नहीं बना, तो मैं इसमें क्या करता हूं, टू कंप्लीट द पॉलीगन वी एज्यूम दैट देयर इज ए क्लास इंटरवल विद जीरो फ्रीक्वेंसी बिफोर 30.5 to 35.5 एंड 1 आफ्टर 55 to 60.5। मतलब कि उसने जो मेरे को इंटरवल दे रखा है, स्टार्टिंग इंटरवल मेरे को उसने 30.5 से स्टार्ट कर रखा है ना, और यहाँ पे खत्म कर रखा है उसने 60.5 पे। अब मैं क्या करता हूँ, दो इंटरवल और एज्यूम कर लेता हूँ जीरो फ्रीक्वेंसी के, एक तो इससे पहले का और एक इसके बाद का। तो अगर ये जीरो फ्रीक्वेंसी का तो इसका मिड पॉइंट यहाँ एक्सिस पे मिलेगा आके, यहाँ एक्सिस पे मिलेगा ना आके, ये पॉइंट मेरा बन जाएगा ए। और इसके बाद का वाला वो भी जीरो फ्रीक्वेंसी का, तो वो भी यहाँ पे आके मिलेगा, है ना। तो ये बन गया मेरा एच। अब यहाँ पे चेक करो, ये इसने एक्सिस के साथ एक क्लोज फिगर बना लिया ना, क्लोज फिगर बन गया ना यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक चीज और ध्यान रखना, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की अब मेरी ये कर्व बनी है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, जो मतलब कि मैंने ये एरिया डिनोट कर रखा है ना, ये एरिया और जो ये बार्स के अंडर एरिया आता है, ये दोनों एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
ठीक है, इसमें आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाने मत बैठ जाना कि भाई ऐसे कैसे इक्वल होते हैं, ये प्रूव्ड है, ये फैक्ट है कि भाई इक्वल होते हैं। अगर मैं छोटा सा आपको हिंट दूं तो मैं यहां से ये दे सकता हूं, देखो यहां पे ये पॉइंट लिया मैंने, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या हो रहा है कि भाई जो मेरा ये ऊपर का एरिया वो इसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहा, बट ये नीचे वाला तो इंक्लूड हो रहा है ना। और अगर तुम चेक करोगे ना तो ये सारे के सारे एरिया इक्वल ही मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तुम्हारे लिए हिंट ये है कि भाई अगर तुम्हें ये चेक करना ही है ना कि भाई जो एरिया इक्वल है वो इक्वल कैसे होता है, उसमें यूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये प्रॉपर्टी यूज करना, आपको के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आखिरी आता है हमारे पास पाई चार्ट। ये जितने भी डायग्राम है ये लोग, ये हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब पाई चार्ट क्या होता है, ए सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट। Here the whole circle is divided into sector. The size of each sector is proportional to the activity or information it represent. मतलब कि अब ये डायग्राम देखो, द टाइम स्पेंट बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग ए डे। अब ये जो पूरा दिन होता है वो 24 आवर का होता है। तो जो ये मेरा सर्कल है ना, ये पूरा का पूरा सर्कल 24 आवर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 24 आर्क्स को रिप्रेजेंट करेगा। मैं ये कह सकता हूं 24 आर मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 360 डिग्री को। अब बोला क्या है उसने, पाई चार्ट क्या होता है कि भाई होल एंड इट्स सेक्टर। अब कोई बच्चा है, पूरा दिन तो उसके लिए होल हो गया। अब पूरे दिन में वो काम क्या क्या करता है, सोता है, स्कूल जाता है, खेलता है, या फिर कुछ और अपना होमवर्क वगैरह करता है। तो ये उसके पार्ट्स हो गए ना कि भाई पूरा दिन 24 घंटे का होता है, 24 घंटे में से वो 8 घंटे सोता है। तो होल का कुछ पार्ट वो सो रहा है, होल का कुछ पार्ट में वो स्कूल जा रहा है, होल के कुछ पार्ट में वो खेल रहा है, ठीक है। तो जो ये होल और उसके पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को डिनोट करता है ना, वो हम लोग डिनोट करते हैं पाई चार्ट से। और ये डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मुझे पता है कि भाई 8 घंटे वो सो रहा है। अगर 24 घंटा 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है ना, तो 1 आवर मेरे को किसका रिप्रेजेंट करेगा, 360 बाय 24। और 8 आवर्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 120 डिग्री। मतलब कि जो ये स्लीप है ना, ये 120 डिग्री को डिनोट कर रही है। ऐसे करके ही मैं सारे एंगल यहाँ पे निकाल लूंगा, ठीक है। 6 आर मेरा रिप्रेजेंट कर देगा 90 डिग्री को, फिर आधा है उससे तो ये 45 डिग्री को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 4 6 ये मेरा रिप्रेजेंट कर देगा 60 डिग्री को। ये चीजें पूछी जाती हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो इनको ढंग से सुन लेना, समझ लेना। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो क्या पढ़ा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते थे। अब एक टर्म होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि भाई हम लोग इसको ऐड करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है सबकी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है ना। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे यहाँ पे दूसरा इंटरवल मेरा 20 है ना। अब 0 से 10 तो सिर्फ ये बता रहा है कि भाई 0 से लेके 10 के बीच में कितने स्टूडेंट है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि जो भी हमारे इंटरवल की अपर लिमिट होती है ना, कि उससे ऊपर हमारे पास कितने स्टूडेंट थे। अब इसको एग्जांपल से देख लें, ये चीजें तो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसने। अब पहला इंटरवल क्या है, 0 से 10। अब मुझे इतना पता है कि भाई जो मेरा अपर लिमिट होती है ना, वो इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होती। मान ले किसी बच्चे के अगर 10 नंबर होंगे ना, तो वो वाला बच्चा मेरा इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा, वो अगले इंटरवल में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आप लोग ये चीज याद रखना कि अपर लिमिट हमेशा नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड होती है, ठीक है। अब इसमें उसने मेरे को क्या बताया होगा कि भाई 10 से ऊपर ऊपर स्टूडेंट कितने हैं, 5। इस इंटरवल में उसने मेरे को क्या बताया, 10 से लेके 20 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 3। इसमें क्या बता रखा है, 20 से लेके 30 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 4। बट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे को क्या बताएगी, 10 से ऊपर कितने स्टूडेंट है, 5। 20 से ऊपर कितने स्टूडेंट है, 8। 30 से कितने ऊपर स्टूडेंट है, 12। मतलब कि मैं फ्रीक्वेंसी को ऐड करता जाऊंगा। ये 8 मेरा कैसे आया, 5 + 3 से, इसको और इसको ऐड करके। फिर 8 + 4 को ऐड करके मेरे पास क्या आया, 12। 12 + 3 को ऐड करके क्या आएगा, 15। 15 + 3 को ऐड करके क्या आएगा, 18। 18 + 4 को ऐड करके 22। सिमिलरली जो मेरी ये लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है ना, यही क्या होता है, मेरा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है,
ठीक है। लास्ट में जो मेरी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वही मेरा क्या होता है 53 क्या हो जाएगा मेरा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी तो मैं इनको ऐड करते हुए लेके आ रहा हूं ना, तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी मेरा क्या आ जाएगा 53। अब यहाँ पे जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको बोलते हैं ओगिव कर्व। उसको क्या बोलते हैं ओगिव कर्व। ओगिव कर्व भी हमारे पास दो तरह की होती है, लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव। लेस देन ओगिव में क्या है कि भाई अभी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बताया कि भाई मेरे को ये बता रहा है कि भाई 10 से नीचे नीचे कितने बच्चे हैं, है ना, जिसके 10 मार्क्स हैं उस 10 मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट है 5। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से मेरे को क्या पता चला 20 से कम कितने स्टूडेंट है 8, है ना, और 30 से कम स्टूडेंट कितने 12, 40 से कम स्टूडेंट कितने 15। तो इसको अगर मुझे एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, पहले तो मैंने ये टेबुलर फॉर्म में डाटा बना लिया, लेस देन 10 5, लेस देन 28, लेस देन 30 12, ऐसे करके बना लिया। अब जो मेरा ग्राफ बनेगा ना वो किस में बनेगा, अपर लिमिट में और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। किस में बनेगा, अपर लिमिट में और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पे अपर एक्स एक्सिस पे क्या डिनोट करूंगा मैं, अपर लिमिट को, और वाई एक्सिस पे क्या डिनोट करूंगा, वाई एक्सिस में क्या डिनोट करूंगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। यहां पे ये लेस देन ओगिव का मतलब क्या है कि भाई अपर लिमिट से कम। मैं यहां पे क्या चेक कर रहा हूं कि जो मेरी अपर लिमिट है उससे कम स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं अपर लिमिट से कम स्टूडेंट चेक कर रहा हूं, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया मैंने, लेस देन ओगिव। ये जो मेरा पॉइंट है वो किसको डिनोट कर रहा है 10,5 को। ये जो मेरा पॉइंट है ये किसको डिनोट कर रहा है 20,8 को। जो ये वाला पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 30,12 को। ये 40 वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 40,15 को। ऐसे करते करते ये सारे पॉइंट डिनोट कर लूंगा। जब मैं इन पॉइंट को जोड़ूंगा तो मेरे पास जो कर्व बनेगी उसको मैं क्या बोलूंगा, लेस देन ओगिव कर्व, ठीक है। सिमिलरली फिर एक चीज बनती है कि भाई दूसरी जो कर्व बनती है वो बनती है मोर देन ओगिव। अब मोर देन ओगिव कैसे बनती है, जैसे मैं पहले क्या कर रहा था अपर लिमिट से कम चेक कर रहा था ना कि भाई अपर लिमिट से कितने स्टूडेंट कम है ना। तो मोर देन ओगिव में क्या आएगा, जो लोअर लिमिट होती है ना मैं उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी चेक करता हूं। जैसे कि अब ये डाटा था, यहां पे मेरी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 53 आई, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई जीरो से ऊपर कितने स्टूडेंट हैं 53। सारे के सारे जीरो से ऊपर है ना। अगर मैं ये बोलना होता कि भाई 10 से ऊपर कितने स्टूडेंट है, 10 से ऊपर कितने स्टूडेंट है, मोर देन 10 और इक्वल टू 10 कितने स्टूडेंट है, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करता, 0 और 10 के बीच में 5 स्टूडेंट आते हैं, 0 और 10 के बीच में 5 स्टूडेंट आते हैं, 0 से ऊपर टोटल 53 थे, तो 53 माइनस 5 मेरा क्या आ जाएगा मोर देन 10, ठीक है। ओगिव कर्व मेरा कैसे बनता है, लोअर लिमिट और मोर देन और इक्वल टू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखा कि मोर देन जीरो कितने 53। अब मुझे इतना पता था कि भाई 0 से लेके 10 के बीच में स्टूडेंट कितने दे रखे उसने 5। तो अगर मैं बोलूं कि भाई 0 से ऊपर 53 स्टूडेंट है तो 10 से ऊपर कितने हो जाएंगे, ये वाले 5 में माइनस कर दूंगा, तो मैंने क्या करा ये 53 माइनस 5 क्या आ गया 48, ठीक है। और मोर देन 20 कितने दे रखे हैं मेरे को उसने 45, वो कैसे, अब मोर देन 10 मेरे 48 आ गए, मुझे पता है 10 और 20 के बीच में 3 स्टूडेंट है, तो मोर देन 20 कितना होएगा 48 में से मैं 3 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 45, ठीक है। ऐसे करके मैंने सारे पॉइंट्स डिनोट कर दिए, ऐसे करते मैंने सारे पॉइंट डिनोट कर दिए, ठीक है। इन पॉइंट्स को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास जो कर्व बनेगी वो क्या बनेगी, मोर देन ओगिव कर्व बनेगी, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इस कर्व से मैं मीडियंस को फाइंड आउट कर सकता हूं। देखो एक तो मैं लेस देन ओगिव कर्व से फाइंड आउट कर सकता हूं, एक मैं इन दोनों को मिला के मीडियन फाइंड कर सकता हूं। मैं इस कर्व से अकेले कभी भी मीडियन फाइंड नहीं कर सकता, मोर देन ओगिव से मैं मीडियन फाइंड नहीं कर सकता। लेस देन ओगिव से मैं कैसे करूंगा, मुझे पता भाई फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है 53, तो 53 डिवाइड बाई 2 मेरा क्या हो गया 26.5। तो एक्स एक्सिस पे मैं क्या करूंगा 26.5 से सॉरी वाई एक्सिस पे 26.5 से एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। ये लाइन जहां पे भी कर्व को काटेगी वहां से मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दूंगा
वो जो मेरा पॉइंट होएगा वो क्या होएगा, मीडियन होएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, मोर देन ओ गिव और लेस देन ओ गिव जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, उस पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं, और ये परपेंडिकुलर मेरे को क्या देता है, मीडियन देता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस चेक करते हैं जो प्रीवियस ईयर इस पे बेस्ड आए। इस वीडियो में मैंने 5 से 7 ही क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करना, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत से क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फॉर लेस देन ओ गिव द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो भाई, लेस देन ओ गिव हमारे पास किस किस के बीच में है, लेस देन ओ गिव हमारे पास किस किस के बीच में, अपर लिमिट और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, है ना। तो यहां पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। हाँ, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसने मेरे को बोल ही रखा है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉटेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अपर लिमिट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू हिस्टोग्राम। अब पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टॉप ऑफ द एडजेसेंट रेक्टेंगल विद स्मूथ कर्व। हाँ, ये चीज हमारे पास सही है। फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में हमने क्या देखा है, ये देखो फ्रीक्वेंसी कर्व हमने क्या, उसने क्या बोला कि भाई फ्रीक्वेंसी कर्व हमारी कैसे बनती है, इनके मिड पॉइंट को जोड़ के, मिड पॉइंट को जब मैं ज्वाइन कर देता हूं उससे मेरे को क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी कर्व मिलती है। ठीक है, दूसरा उसने क्या बोला, पहली स्टेटमेंट मेरी ट्रू होगी। दूसरा उसने बोला हिस्टोग्राम इज ड्रॉन फॉर कॉन्टिन्यूस डाटा। ये भी मैंने बताया कि भाई हिस्टोग्राम जो हमारा डाटा है वो कॉन्टिन्यू के लिए बनता है, क्योंकि अगर डिसकॉन्टिन्यू के लिए दिया होता है ना तो वो इनकरेक्ट होता है। हम लोग डिसकॉन्टिन्यू से उस डाटा को कॉन्टिन्यू में कन्वर्ट करते हैं। द हाइट ऑफ द बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। हाँ, यहां पे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा मेरा, क्योंकि अभी हमने चेक करा डिसकंटिन्यू डाटा में, हमने चेक करा था ना कि भाई जो बार की हाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। ठीक है, हमें उस पर्टिकुलर क्रॉस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ती है। ठीक है ना, मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हिस्टोग्राम। हाँ, हिस्टोग्राम से हम लोग मोड निकाल सकते हैं। मोड बेसिकली क्या होता है कि भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना, वही हमारा मोड होगा। तो हिस्टोग्राम की हाइट से मेरे को पता चल जाएगा कि भाई किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उसका मोड मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वन कैन प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें से आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखो भाई, ये कर्व थी हमारी, यहां पे, यहां से मैंने जो पॉलीगन क्या हुआ, ये जो मैंने एक्स एक्सिस से इसको अटैच कर दिया, ये पूरा पॉलीगन हो गया। जो ये मेरी लाइन है बी सी डी ई एफ जी, बी सी, ये वाली लाइन बी सी डी ई एफ जी, ये वाली किसको रिप्रेजेंट करती है, कर्व को। और जो पॉइंट जहां जहां पे मैंने जोड़े हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट कर देती है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज एन इक्वलेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, ये बात भी सही है। हिस्टोग्राम इज सुटेबल फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल वेयर द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरवल। हम लोगों ने ये चेक करा ना कि भाई अगर डिसकंटिन्यू दिया हो तो हम उसको कंटिन्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटरवल के ऊपर। ठीक है, तो यहां से मेरी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिस्टोग्राम। मैंने आपको बोला था ना कि भाई हिस्टोग्राम पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये तो मैंने अभी भी 7 से 8 ही क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। आप लोग प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करना, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये लगा लीजिए कि 2 से 3 मिनट में पेपर में जो 2 से 3 मिनट तुम यूटिलाइज करोगे ना, उसमें तुम्हारे 4 से 5 नंबर पक्के बन जाएंगे अगर ये टॉपिक पूछा जाता है तो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे क्वेश्चन बनते हैं। द हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगुलर बार्स विद ए कॉमन बेस सच दैट देयर इज नो गैप बिटवीन, ये ट्रू है। द हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द क्लास इट रिप्रेजेंट, ये भी ट्रू है। ठीक है, उसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोला, यहां पे उसने बोला कि रिप्रेजेंट तो हम लोग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही करते हैं ना। ठीक है ना, तो ये चीज का ध्यान रखना। Consider the following statement related to cumulative frequency polygon of a frequency distribution, the frequency being cumulated from the lower end of the range. The cumulative frequency polygon gives an equivalent representation of frequency distribution table. हाँ जी, ये true है। The cumulative frequency is a closed polygon with one horizontal and one vertical side. नहीं,
वहां पे हॉरिजॉन्टल साइड तो होती है बट वर्टिकल साइड कोई भी नहीं होती। द अदर साइड हैव नॉन नेगेटिव स्लोप, ऐसा भी कुछ नहीं है, नेगेटिव स्लोप भी होती है, क्योंकि वो डाउनवर्ड आएगी तभी तो हम लोग उसको कनेक्ट कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, हाँ जी। When we take class interval on x axis and corresponding frequency on y axis, draw rectangle with the area proportional to the, हाँ जी ठीक है, the graph so obtained is called, वो होता है हमारा हिस्टोग्राम। क्लास इंटरवल से जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो कौन सा बनता है, हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन में वो कोई भी नहीं दे रहेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो गाइस हमारा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आज यहाँ पे यही खत्म होता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह इसके जरूर अटेम्प्ट करके देखना। ठीक है, ये बहुत मेरे को बहुत इजी टॉपिक लगता है, बट स्टूडेंट को क्या लगता है, उनको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, इस वजह से वो लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये थ्योरी वाला पोर्शन है। मैथ्स के पेपर में अगर कुछ थ्योरी वगैरह पढ़नी पड़े तो वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, आई नो दिस वेरी वेल, बट स्टिल जितनी भी ये वीडियो, अगर तुम ये वीडियो को भी ढंग से पढ़ लोगे, तुम्हें वो थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपके सारे डाउट यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू वंस अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।